20। लू से 40 लोगों की मृत्यु। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, पत्नी ने आकर खबर सुनाई, मुझे डराओ मत, अब मुझ बचना आता है। मेरा उत्तर था, एक प्रकार मैं सच कह रहा था। अब वो बात नहीं थी जब मैं अपनी मातृभूमि भूस्वर्ग कश्मीर से पलायन करने के बाद इसी लू में यहाँ आया और किसी मकान में शरण मिलने के लिए घर घर भटकता रहा। अंत में हार कर, लू लगते किसी के मकान की पौड़ियों पर बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ गिर गया। अंत में जब मैंने आंखें खोली तो इसी मकान के अंदर के एक कमरे में अपने को एक स्वॉट पर पाया। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। कहीं से ठंडी बयार आ रही थी। बाद में जान पाया कि यहाँ ऐसी लगा है मेरे बगल में एक नवयौवना माथे पर सर्व व बर्फीली पानी में भिगो कर का पड़ा, एक के बाद एक रखती। इसी के साथ चम्मच से मधुर शरबत भी पिला रही थीं। मैंने पूरी तरह आंखें खोली और अपना शरीर हिलाकर उठने की कोशिश की, किंतु नवयौवना ने रोका। मैं अपने आप से सोचने लगा कि अभी इंसानियत मरी नहीं है, यह अब भी लोगों के दिलों में जस की तस है। हाँ, ये बदनाम की जाती हैं या इसके नाम पर कई तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। ये घटना 20 वर्ष पूर्व की है। तब से आज तक वितस्ता, रावी और चनाब में कितना पानी बहा, ये तो कहने की बात नहीं। जम्मू कश्मीर के कितने लोग शहीद हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने हटे कट्टे लोग लाठी या बैसाखियों के सहारे चलने पर विवश हो गए, कितनी सुंदर ललनाओं का सुहाग भरी जवानी में छिन गया, कितने निर्दोष लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा और तपती धूप में फर्श पर बैठना पड़ा, और कितनों की जवान बेटियां अपना इस्मत आबरू बचाने के लिए शादी करने पर मजबूर हो गईं, ये तो इस समय इतिहास के पन्नों में कैद होता जा रहा है। मेरे लिए इसी दुर्दशा का असली नाम लू हो सकता है, वरना जिन गर्म हवाओं के चलने को यहाँ लू कहते हैं, यदि इंसान सावधानी से काम लेगा तो इससे आसानी से बच सकता है। किंतु उस समय मुझे क्या पता था कि मेरे सिर के ऊपर लू का यमराज पीछा कर रहा है। मैं तो मजबूर था किसी मकान में शरण लेने के लिए। इसके लिए मुझे घर घर ठोकरें खानी पड़ी और अंत में थक हार कर एक मकान के सामने लू ने मुझ पर प्रहार करके एक तरह से मेरी यह लीला खत्म करने की चेतावनी दी। आतंकियों की ऐसी ही एक चेतावनी के कारण मैं अपने वतन में सब कुछ छोड़कर हड़बड़ी में पलायन कर गया, मात्र अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो मैं अपना घर कैसे छोड़ता। अब 20 साल हो गए इसी तरह। मुझ जैसे कईयों की ऐसी ही घिसी पिटी कहानी है। इस बीच हमारी समुदाय की संस्कृति ने एक नई करवट ले ली है। लोग तो अब अपने तीज त्योहार भूल गए हैं। इनमें सादगी का संस्कार खत्म हो गया है। सब पैसों के पीछे पड़ गए हैं। यही कारण है कि हम बिखर गए हैं। सारे देश क्या सारी दुनिया में रोजगार की तलाश में घर घर भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन सालों में यहाँ के लोगों के साथ हमारे खून के रिश्ते स्थापित हो गए हैं, और इसी रिश्ते ने मुझे इस नवयौवना के साथ बांध दिया जिसने उस दिन मुझे मरते मरते बचाया, जो इस समय मेरे हृदय में मानवता की देवी बनकर बसी है, पत्नी के रूप में। मगर मैं कहीं नहीं जाने दूंगी इस लू में। बाहर जाओगे तो लू लगने से उस दिन की तरह कहीं गिर जाओ। पत्नी ने कहा। उस दिन की बात कुछ और थी, आज वह बात नहीं। अब मुझे लू से मुकाबला करना आता है। मैं भी अपना काम करूंगा और लू भी चलेगी। मेरा उत्तर था, नहीं, मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। ये थोड़ा ही मसूरी, शिमला, नैनीताल या पत्नीटॉप है कि गर्मी में भी आसानी से घूमा जाए। फिर मेरी भी समझ में नहीं आता कि तुम कश्मीर से भागकर यहाँ क्यों आए? पत्नी ने पूछा। उसने एक उचित प्रश्न पूछा। मैंने टालकर उत्तर दिया, बस यूं ही आया हूँ। मैं भारत के किसी भाग में जा सकता हूँ। भारत मेरा नहीं, सबों का है। मेरी यह बात सुनकर वह हंस दी। वैसे उसको सब कुछ पता था। शायद ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कहा हो। वह एक बहादुर महिला थी। क्यों न होती? वह राजपूत वंश परंपरा से संबंध रखती थी। उसके नस नस में आतताइयों के साथ लड़ने का जज्बा मौजूद था। वह कहती थी कि उसके पूर्वज जोरावर सिंह के सिपाहियों में से थे जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत पर विजय प्राप्त की थी। ये देखकर उसको कहना कि हम किन परिस्थितियों में यहाँ आ गए शायद कोई मतलब नहीं रखता था। किंतु उसने कहा, आप काया हैं? 187। लू
मैंने सुना और कहा कुछ नहीं। वस्तुतः उस समय हमारा बनिहाल के इस पर आने में हर कोई मजाक में लेता था। हमारे साथ हर किसी को सहानुभूति थी, किंतु हमारी मजबूरी कोई नहीं समझता था। यहाँ तक कईयों का कहना है कि इनको भगाया नहीं गया है, स्वयं भाग गए हैं। किंतु जम्मू के आसपास आतंक भड़क गया, सीमाओं से लोग विस्थापित बनकर यहाँ आए तो इन्होंने समझा कि असली बात क्या हो सकती है। भारत ने अमेरिका से कहा कि मुझ पर आतंकियों की मार है तो सबों ने ऐसे ही लिया, किंतु जब पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खाक में मिल गए तो सबों ने कहा कि भारत सच कहता है। ये क्रम आज भी जारी है। सबसे पहले हमारी समुदाय ने आतंक के जर्ब खाए, किंतु हमने सहन शक्ति से काम लिया। हम कभी सड़कों पर नहीं आए बल्कि अपना दुख दर्द आपस में ही बांट लिया। पलायन के बाद अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं करने में व्यस्त हो गए। अपनी मांग सरकार के पास रखी, सहायता केंद्रों पर भटकते रहे और यहाँ तक कि अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जो कुछ भी हमने कश्मीर में नहीं किया था उसको यहाँ करने के लिए मजबूर हो गए। मगर मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। देखो कैसी गर्म हवाएं चल रही हैं। लू लगेगी तो वही हालत होगी जो पहले हुई थी। याद है? पत्नी ने कहा। हाँ मुझे याद है। उस वक्त तो तुमने ही मुझे जीवन दान दिया, नहीं तो हम दो तनेक प्राण कैसे हुए होते। मैंने कहा। ये सुनकर वह खुश हो गई। कहा, क्या पता कश्मीर से तुम मेरे लिए ही यहाँ आए थे, नहीं तो एक ब्राह्मण लड़के की शादी एक राजपूत कन्या के साथ। पत्नी ने कहा। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, इसका कोई नाम नहीं, जात नहीं और धर्म भी नहीं है, मेरा उत्तर था। ये कहकर मैंने उसको बाहों में भर लिया। लू से बचने की यही असली दवाई है, मेरा उत्तर था। ये सुनकर उसके होंठों पर हंसी आ गई। इनमें से मैंने सूती कमीज पाजामा लगाया। लू से बचने के लिए छतरी खोली। उसके साथ ही पानी में गीला थोड़ा कपड़ा भी लिया ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसको सिर पर रख लूं। आज मैं देर से आऊंगा, चिंता न करना। मैंने कहा। कहाँ जाना है? पत्नी ने पूछा। आज एक जरूरी मीटिंग में भाग लेना है। मैंने कहा। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, क्या करना है मीटिंग में भाग लेकर? तुम तो मजे में हो। यहाँ किस चीज की कमी है? तुम तो विस्थापितों की समस्याएं कैसे सुलझा लोगे? पत्नी ने कहा। ये तो मुझे भी पता है, किंतु मैं एक विस्थापित बनकर ही यहाँ आया हूँ, इसलिए उनका दर्द तो मेरा दर्द है। अच्छा, मैं जाता हूँ। मैंने कहा। नहीं, ऐसे न जाना, लू लगेगी। पत्नी ने कहा। मैंने लू से बचने के लिए छतरी ले ली है, पानी में भिगोए कपड़ा भी साथ रखा है। अब मुझे पता है कि लू से कैसे बचा जा सकता है। मैंने कहा। क्या पता है खाक, तुम्हारा पेट अभी खाली है, कुछ खा पी कर जा, नहीं तो गर्म हवाओं में चक्कर आने लगेंगे। पत्नी का सुझाव। ठीक कहती है, इस तपती गर्मी में घर से खाली पेट नहीं निकलते, जबकि श्रीनगर में सुबह सवेरे लोग बिना कुछ खाए पिए धूप या सर्दी में हरी पर्वत की परिक्रमा लगाते थे। मैंने चटखारी मारकर दूध का गिलास खत्म किया, इसके साथ 2-4 रिलैक्स भी लिए। ये देखकर वह हंस पड़ी। हमारे 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसके ऐसे सवालों के ऐसे ही उत्तर मिले थे। अंत में मैं उठा, छतरी खोली, कंधे में बैग झुलाया और कमरे से बाहर आकर कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाना। पत्नी ने कहा। गली में मेरा स्वागत गर्म हवाओं ने किया। गर्मी की तपन से सड़क का तारकोल भी पिघल गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जल रहा है। मैं आहिस्ता कदम चलता रहा, गर्दन पर भीगे हुए पानी का कपड़ा रखा और यदाकदा बस स्टॉप की ओर बढ़ा। इतने में बस आ गई। इसमें चढ़कर कुछ ही मिनटों में मैं गंतव्य की ओर पहुंच गया। बस में एक यात्री अखबार पढ़ रहा था। मैंने भी दूर से ही इसकी ओर देखा। वैसे साफ और मोटे अक्षरों में लिखा था, उत्तर भारत में लू का प्रकोप जारी। सरकार जम्मू में लाखों कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 कमरों वाला टेंटामेंट बनाएगा, केंद्र सरकार की 100% आर्थिक सहायता से। दोनों खबरों में मुझे तनिक भी दिलचस्पी न थी। पहली खबर मेरे लिए बासी हो चुकी थी, दूसरी में मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा तो अपना घर है। वैसे सोचने की बात है कि गर्मी की इस तपन में ही सरकार कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 कमरों वाला टेंटमेंट बनाने की क्यों सोच रहा है।
सर्दियों में इनके बनने की योजना विफल रही। जम्मू में ही इनका बनाया जाना क्या मतलब रखता है? जो कश्मीर में बनाए हैं उनका क्या हुआ? और हमारे नाम पर जो क्लस्टर कश्मीर में बनाए गए हैं उनका क्या हुआ? उनमें तो कोई बसता नहीं, अभी तक वो वीरान पड़े हैं। दरअसल सरकार को विस्थापितों के नाम पैसा खर्च करना है, चाहे इनको इससे लाभ मिले या नहीं, इसे किसी को वास्ता नहीं। मैं तो यही सोच रहा था कि बस मेरे गंतव्य स्थान पर रुकी। मैं बस से उतरा, छतरी खोली और दबे पांव अपनी समुदाय की सभा के अहाते में घुस गया। वहां सब मेरी ही प्रतीक्षा में थे। सबों की अपनी अपनी समस्याएं थीं। इनका सामूहिक हल खोज निकालने की जरूरत थी। कमरा बिल्कुल बंद था। यहाँ 2 पंखे चल रहे थे। बाहर और अंदर के तापमान में काफी फर्क था। मैंने कुर्सी पर बैठकर राहत की सांस ली। कुछ ही मिनटों के बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। इतने में चपरासी ठंडा पानी लेकर आया। मेरे एक साथी को साहब ने कहा, कल यूनियन का इलेक्शन है। उद्धरण होने दे, हमें क्या लेना देना। मैंने कहा, लेना है। आखिर हमें पता रहना चाहिए कि विस्थापितों के नाम पर किस तरह और कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं। कोल साहब ने कहा, देखो कोल साहब, इस परेशानी में न जाए। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सबों को पता है कि सरकार यदि विस्थापितों की देखभाल पर 1 रुपया देता है तो इसके 25 पैसे ही उन तक पहुंच पाते हैं। शेष अफसरशाही के जेब में। समझे? मेरा उत्तर था, इसी से हमें लड़ना है। यही तो समस्या है। कोल साहब ने कहा, लड़ोगे किसके साथ? तुम्हारा कौन सुनेगा? लड़ने के लिए गवाह होने चाहिए। वह क्या तेरे पास हैं? बता। याद रख, हमारी समुदाय के विस्थापितों को सरकार से सहायता मिलने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये जिस तरह यहाँ आए हैं उसी तरह इनको वापस भी जाना है, बशर्ते आतंकी इनको वहाँ बसने दे। फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लगती। मैंने कहा, कहते हैं वहाँ हालात ठीक होते जा रहे हैं। पर्यटक धड़ाधड़ वहाँ जा रहे हैं। इस समय वहाँ रौनक है। कोल साहब ने कहा, पर्यटकों के जाने से क्या हुआ? पर्यटन कश्मीर की जीवन रेखा है। देखना यह है कि इसे गोली ग्रेनेड चलना बंद हो गया। वहाँ तो रोज दर्जनों सिपाही व निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। अशांति का वातावरण पहले की तरह कायम है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने कहा, तो पर्यटक वहाँ क्यों जाते हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कोल साहब का आश्चर्य, पर्यटक को वहाँ की अशांति से कोई वास्ता नहीं। उनको कश्मीर देखना है और वो वहाँ चाव से जाता है। डल झील, शिकारा, हाउस बोट, बर्फीली गगनचुंबी पर्वतमालाएं, चश्मे आदि देखकर और ठंडी हवाएं महसूस कर उसको लगता है कि यदि कहीं शांति है तो वह बस यहीं है। 7-8 दिन ठहरकर वह फिर वापस आता है। सच मानिए, वहाँ तो असली अमन उस दिन आएगा जब हम वापस जाएंगे, मैंने कहा। किंतु ऐसा असंभव लगता है। आतंकियों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष कश्मीर में इस्लाम खतरे में रहेगा। कोल साहब ने रहस्य खोला। धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम सही सलामत क्यों है? ये बात भी इनको समझनी चाहिए। मेरा उत्तर, इसी से पता चलता है कि ये कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते। कोल साहब ने कहा, किसी के मानने या न मानने से कश्मीर भारत से अलग हो सकता है। क्या कभी आपने सुना है कि बहते दरिया का पानी कभी पीछे की ओर मुड़ गया है? मैंने कहा, बाहर गर्म हवाएं चल रही थीं किंतु अंदर से भी बातों की गर्मी आ गई। इस बीच चपरासी ठंडे पानी का जग लेकर आया और हम दोनों ने 1-2 गिलास पानी पिए। अब कोल साहब ने बात का विषय बदलकर कहा, काचरू साहब का लड़का NDA में सिलेक्ट हुआ है। फौज में बड़ा अफसर बनना चाहता है। बेवकूफ़ है। और भी नौकरियां हैं, अच्छी और सेफ। मैंने कहा, मगर हमारे लिए अब कोई नौकरी बची नहीं है। हमें अब पूछता कोई नहीं। हमारे पढ़े लिखे युवक बेकार बैठे हैं। कोल साहब ने कहा, ठीक कहते हो। वह भी जमाना था कि हम सब मास्टर थे। दूसरों को पढ़ाने में हम माहिर माने जाते थे। किंतु जिन्होंने हमसे शिक्षा ग्रहण की एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वह आजकल आतंकी संगठनों के कमांडर बन गए हैं। पैसों के लोभ में आकर इन्होंने बंदूक उठाई है और जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनकी बीवियां भीख मांगने पर।
उत्तर आई हैं। मेरा उत्तर था, इन्हीं को हमें खत्म करने का संकल्प लेना है। मगर हमारे पास चाकू के सिवाय कोई हथियार नहीं। हमारे पास हथियार तभी लगेंगे जब हम अपने बेटों को फौज में भर्ती करेंगे, कोल साहब ने कहा। यही तो हमारी गलतफहमी है। प्रत्यक्ष युद्ध से ज्यादा भयंकर परोक्ष युद्ध होता है। हमारी तो छोटी समुदाय है। यदि हमारे बेटे वीरगति पाएंगे तो इस समुदाय का अस्तित्व मिटकर रहेगा। हम यहाँ ऐश करने नहीं आए हैं बल्कि अपनी समुदाय को बचाने आए हैं, मैंने कहा। ये सुनकर कोल साहब सोच में पड़ गए। उसकी एक जवान बेटी थी। वह काचरू साहब के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। सच कहता है, यदि बेटे ने ऐसा कदम उठाया तो क्या पता कल क्या होगा। कल की किसको पता है। ये तो खतरा मोल लेना है, किंतु इसके बिना कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। मानव सभ्यता भी ऐसे ही अस्तित्व में आ गई और इसी के साथ नई पीढ़ी भी आगे बढ़ रही है। अंडे से जो चूजा निकलता वह भी बाहर कदम रख बाहरी दुनिया के सारे खतरों का सामना करता है। यही तो मूल्य है ज्ञान और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की यातना, असफलता और मृत्यु। कोल साहब अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मैं उसे फिसल कर कहने लगा, आज मीटिंग है। मैंने एक नया प्रसंग छेड़ा, पता नहीं कब तक चलेगी। चिंता क्यों करते हो, आप मेरी कार में घर जा सकते हैं, कोल साहब ने कहा। वह बात नहीं, पर इस लू में आदमी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैंने कहा। सच कहते हो, आज तो कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। खाना भी बासी लगत है। बस यदि दिल चाहता है तो कोई पे लेने का, कोल साहब ने कहा। अंततः मीटिंग हुई बॉस के कमरे में। कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं के हर पहलू पर विचार किया गया। सबसे बढ़कर इस बात पर चर्चा हुई कि हमें केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब ये हम पर राजनीति करने लगी है। हमें शनया अपने पांव पर खड़ा होना है, ठीक उसी तरह जिस तरह पारसी समुदाय है। हम किसी से अपना शोषण नहीं करने देंगे। हमें सजग रहना है और लकीर का फकीर न बनकर कोई भी काम करने के लिए तैयार रहना है। इसी भाषणबाजी में मीटिंग समाप्त हो गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। रास्ते में गर्म हवाएं चलने के कारण मैंने अपने कदम तेज किए। मैंने कोल साहब की कार ली और ड्राइवर को चलने के लिए कह दिया। इस समय बाहर बहुत कम हलचल थी। पटरियां सूनी थीं। गर्म हवाएं चलने के कारण लोग जल्दी अपने घर की ओर प्रयाण कर रहे थे। सरकारी लाइट में सड़कें अनजानी व अजीब सी लग रही थीं। जल्दी ही गाड़ी अम्बफला परिसर से निकलकर डाकखाने की ओर से गुजरकर सिविल में मेरे आवास के सामने रुकी। सुबह आते समय ये सड़क कितनी तंग और छोटी दिख रही थी ट्रैफिक के कारण, पर इस समय ये खुली एवं खाली खाली और डरावनी सी लग रही थी। मैं गाड़ी से बाहर निकल आया, ड्राइवर को धन्यवाद दिया और जल्दी घर के गेट के अंदर से घंटी बजाई। मुझे लगा कि पत्नी दरवाजा खोलने में देर लगा रही है। मैंने पुनः घंटी बजाई। इस बार पत्नी ने दरवाजा खोला। अधखुले दरवाजे से मैं अंदर आया, दरवाजा बंद किया और उस पर पर्दा खींचा। फिर देखा कि कमरे के सारे पर्दे खींचे हुए हैं या नहीं। पत्नी ने पहले ठंडे पानी का गिलास पिलाया, इसके बाद वह मेरे सामने गुमसुम बैठ गई। मैंने उसकी आंखों की ओर देखा तो इनमें आंसू साफ नजर आए। ये देख मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या बात हो सकती है। मैं तो इसको इस तरह आंसू बहाते नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह मेरी पत्नी ही नहीं, जीवनदायिनी भी थी। अंततः मुझे पूछना ही पड़ा, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो भगवान को प्यारी हो गई, इसी का दुख है। 3 बच्चे हैं उसके, इस समय माँ के लिए रो रहे हैं। ये किसका देहांत हो गया है? उर्मिला का, मेरी सहेली। कैसे? बीमार तो थी नहीं, आज 4 बजे तक स्वस्थ थी, किंतु उसको सर्व लू लग गई है, इसी में उसका देहावसान हो गया है। मगर यहाँ गर्म लू चल रही है। सर्द लू छोड़ सर्द हवाओं के लिए लोग तरसते हैं, मगर श्रीनगर में 4 बजे कुछ सेकंडों तक सर्व लू चल गई। समझे? तो उसको बाहर नहीं निकलना था। वैसे लू लगना भी एक बहाना है, मगर वह अंदर बैठने के लिए कश्मीर नहीं गई थी। वो यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद रस लूटने गई थी। 193
हाँ, तो उस टूरिस्ट बस में वह भी तो न थी जिस पर आतंकियों ने डलगेट में आज 4 बजे ग्रेनेड से हमला किया। यह आज दिन की अब तक ही खास खबर है। तो आपने भी खबर सुनी है? बिल्कुल, मगर आपको काया बनकर अपने आप को बचाना चाहिए था। पत्नी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया।